संगीता एक बहुत ही बहादुर लड़की थी। वो हर मुसीबत का सामना डट कर किया करती थी। उसकी माता गीता और पिता नमन अपनी बेटी की हर मांग को पूरी कर देते थे। ऐसे ही एक शाम जब संगीता बाजार से घर आ रही होती है, तभी वहाँ उसके पीछे सालों से प्यार में पड़ा पागल नीरज नाम का एक लड़का अपने 4 दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है और उसका रास्ता रोककर उससे बात करने की कोशिश करता है। हाय मेरी जान, कहाँ बिजली गिरा कर आ रही है इतना सच सवर के? तुझसे मतलब? तू जाकर अपना काम करना। अरे वही तो कर रहा हूँ डार्लिंग, तेरे अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। अबे यार कैसा बंदा है तू, बार बार अपनी बेइज्जती करवाता है। तेरे को शर्म नहीं आती क्या जरा सी भी बोलते हुए? हाय कम से कम तूने छुआ तो। तेरी इस जानलेवा और निडर अदा पर तो मेरा दिल फिदा है। अबे चल निकल यहाँ से, वरना मार मार के ना तेरा मोर बना दूंगी। आया बड़ा जादूगर। ये बात बोलकर संगीता वहाँ से चली जाती है और उसकी बातें सुनकर नीरज को काफी गुस्सा आता है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपस में बात कर रहा होता है। यार आज तो संगीता ने ना तेरी एकदम खिल्ली उड़ा दी। हाँ भाई सही कह रहा है, आज भाई की ना फुल बेइज्जती हुई है। हाँ सही कह रहा है तू, कब से प्यार से मना रहा हूँ पर हाँ ही नहीं करती। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा यार। ऐसे ही एक रात नीरज अपने दोस्तों के साथ मिलकर चुपके से संगीता के घर में घुस जाता है और अंधेरे में चाकू से संगीता के चेहरे पर वार करने की कोशिश करता है, जिससे संगीता जोर से दर्द में चीख पड़ती है और आस पड़ोस के सभी लोग भी उठ जाते हैं और संगीता के कमरे की तरफ आते हैं। तभी वहाँ नीरज और उसके सभी दोस्त पकड़े जाते हैं। संगीता का चेहरा खून में लथपथ हो जाता है। उसके माता पिता उसे पीड़ित हालत में जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और बाहर आकर उनसे कहते हैं, कहिए ना डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों है? क्या हुआ मेरी बेटी को? जी देखिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बड़ी बेरहमी से उसके चेहरे पर जो वार किया गया, जिसमें उसकी लेफ्ट आई पूरी तरह से डैमेज हो गई है और वह अब कभी भी उस आँख से नहीं देख पाएगी। वक्त बीतता जाता है, लेकिन संगीता अपने साथ हुए हादसे को भुला नहीं पाती, पर वो अपना दुख अपने माता पिता के सामने कभी जाहिर नहीं होने देती थी। ऐसे ही एक दिन वो बाजार से कुछ सामान लिए अपने घर आ रही होती है, तो चलते चलते वो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि विकलांग लोग तीरंदाजी की ट्रेनिंग कर रहे थे। वो काफी देर वहां खड़ी होकर ये सब कुछ देखती रहती है। वहीं उसकी नजर तीरंदाजी सिखा रहे उनके कोच पूरब पर जाती है। वो उनके पास जाकर बोलती है, एक्सक्यूज मी सर, ये सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जी ये लोग यहाँ पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए तीरंदाजी की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये पैरालंपिक्स क्या होता है? पैरालंपिक्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ पर विकलांग लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। ओके डन, तो कल से मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस करूँगी। संगीता ये बात जाकर अपने माता पिता को बताती है और उसके माता पिता उसकी बात मान जाते हैं। अगले दिन वो फिर से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाती है और वहाँ सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देती है। पूरब उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। समय बीतता जाता है, वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। संगीता का कॉन्फिडेंस पूरब को काफी ज्यादा पसंद आता है और एक दिन उसे ट्रेनिंग के बाद वो एक कैफे में लेकर जाता है। तो संगीता, हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, पर तुमने आज तक अपने बारे में कुछ बताया नहीं। क्या सुनना चाहते हैं सर? यही कि मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है, कैसे मैंने अपनी एक आँख खो दी। नहीं संगीता, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आज आपको अपनी सारी आप बीती सुनाती हूँ कि मेरे साथ कब कैसे क्या हुआ।
तब संगीता उसे अपने साथ हुए सारे हादसे के बारे में बताती है और बोलते बोलते उसकी आंखें भर जाती हैं। पूरब संगीता के आंसू पोंछता है और अपने अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं और कुछ ही दिनों बाद उनके परिवार वाले मिलकर उनकी शादी करवा देते हैं। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। संगीता की सास शीतल बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी सोच की औरत थी, जिसके चलते उसे अपनी बहू के बाहर जाने और खेल कूद करने से काफी दिक्कत थी। ऐसे ही एक दिन बहू, अरे बहू। हाँ जी मम्मी जी। देख बहू, तू ना ये बाहर जाकर तीरंदाजी करना और ये खेल कूद करना बिल्कुल बंद कर दे। पर मम्मी जी, मुझे पैरालंपिक्स में जाकर अपने देश का नाम रोशन करना है। अरे परवर गया तेल लेने, मैंने कह दिया ना। शीतल वहाँ से ये बात कहकर चली जाती है और शाम को जब पूरब आता है वो उससे बात करने कमरे में जाता है और कहता है, संगीता, क्या तुम्हें पता है कल पैरालंपिक्स के ट्रायल शुरू हैं? नहीं पूरब, अब मैं ये सब नहीं करूँगी। मम्मी जी को मेरा बाहर जाना और ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी नहीं। तुमने इतनी मेहनत की है इस दिन के लिए। मैं माँ जी से बात करूँगा। नहीं नहीं पूरब, आप मम्मी जी को कुछ नहीं कहेंगे, आपको मेरी कसम। पर क्यों संगीता? इस पल का इंतजार तुम कब से कर रही थी। अब अंत में ऐसे हार मान लोगी? संगीता अगले दिन छुप छुपा कर ट्रेनिंग पर चली जाती है और पैरालंपिक्स में तीरंदाजी के लिए सिलेक्ट हो जाती है। वो ये बात पूरब को बताती है। इसी बीच उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो ये बात वो किसी को भी नहीं बताती। थोड़े ही दिन बाद पैरालंपिक्स ट्रायल का दिन आ जाता है, जहां संगीता अपनी एक आंख से निशाना लगाती है और तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीत लेती है। जब उसकी सास टीवी पर ये सब कुछ देखती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। जैसे ही संगीता और पूरब एक साथ घर लौटते हैं तो शीतल बोलती है, अरे रुक जा नालायक, कहाँ घुसी चली आ रही है? क्या हुआ माँ जी, आप खुश नहीं है मेरी जीत से? जरा भी नहीं। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू नहीं जाएगी। बड़े महान समझ रही है खुद को ये गोल्ड मेडल लाके। जा, कचरा है मेरे लिए ये सब कुछ, निकल जा मेरे घर से। बस माँ, बहुत बोल लिया आपने। अब और एक शब्द नहीं कहेंगी आप। अरे एक क्यों, 100 कहूंगी इस कहानी को। बस माँ जी, भूलिए मत, जिसके बारे में आप ये सब बोल रही हैं वो और कोई नहीं, मेरी पत्नी है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और उसके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। पूरब की बातें सुनकर शीतल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। थोड़े ही समय बाद संगीता एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। सभी परिवार वाले मिलकर नन्हे मेहमान का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे ये एक आंख वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गीता एक छोटे से गांव में अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। गीता बहुत ही गरीब थी, इसीलिए वो लोगों के खेतों में काम करके अपना घर चलाया करती थी और गीता की मदद के लिए उसकी बेटी अंजू भी उसका पूरा साथ दिया करती थी। अब जैसे भी करके दोनों माँ बेटी अपना घर तो चला रहे थे, लेकिन अपनी गरीबी से नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे ही सर्दियों के मौसम की शुरुआत होने को थी, जिसके चलते एक दिन गीता अपनी बेटी अंजू के साथ कंबल निकालकर साफ कर रही थी। तभी उसकी बेटी अंजू कहती है, माँ, ये कंबल तो पूरे खराब ही हो गए हैं। इतने सालों से यही एक कंबल है हमारे पास। इस बार हम एक नया कंबल ले लेते हैं ना। पिछली बार मुझे ठंड भी बहुत लग गई थी। बेटा, कंबल लेने के लिए पैसे कहाँ हैं? अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि पहले हम चटाई ले लेते हैं। नीचे बिछाने के लिए भी तो कुछ नहीं है ना। अब इस कंबल में 1-2 साल तो निकल ही जाएंगे ना। माँ, 1-2 साल? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि 2 दिन भी नहीं चल पाएगा ये। आप 1-2 साल की बात कर रही हो? कंबल की हालत तो देखो जरा, पतला सा हो गया है और फट भी रहा है। मैं सोच रही हूँ लोगों के खेतों में काम करने के साथ साथ और कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब तू भी तो बड़ी हो गई है। हम इस झोपड़ी में ही रह रहे हैं, गरीबी से उभर ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या आप सोच क्या रही हो?
माँ साफ साफ बताओ, क्योंकि हमारी इस परेशानी का हल तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। पहले आप अकेले करती थी तो पैसे नहीं थे, अब हम दोनों भी काम करते हैं तब भी नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि हम दोनों माँ बेटी मिलकर कोई अपना काम क्यों ना शुरू करें। कम से कम थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएंगे और भगवान ने चाहा तो हम नया कंबल भी ले लेंगे। हाँ माँ, आप बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन ये हम अभी नहीं कर सकते। हमें अपने पास थोड़े बहुत पैसे ही सही, लेकिन पैसे तो जमा करने ही होंगे ना, फिर ही कुछ कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ ये सब फिजूल खर्च बंद कर देते हैं। ये कंबल जब अभी और चल सकता है तो नया कंबल लेने की जरूरत ही क्या है। माँ आप ठीक बोल रही हो, कोई नहीं, हम अभी इस कंबल में ही कुछ दिन और निकाल लेंगे। अंजू गीता की बात समझ जाती है और नया कंबल लेने की बात को वहीं पर खत्म कर देती है। दोनों माँ बेटी काम पर जाते हैं और इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। सर्दी काफी बढ़ गई थी। अब एक ही कंबल था जिसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। उसमें ठंड भी कहाँ रुकती। कुछ दिनों बाद ठंड की वजह से गीता को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये देखकर अंजू गीता से कहती है, माँ क्या फायदा होगा ऐसे पैसे बचाकर, जब तबीयत ही इतनी खराब हो रही है, बाहर ठंड इतनी बढ़ गई है। बाहर ठंड बढ़ रही है तो हम कर ही क्या सकते हैं। और ये सर्दी जुकाम तो ठंड की देन है, हर साल होता है तो इस साल भी होना ही था, सो हो गया। नहीं माँ, हर साल भी यही वजह थी और इस साल भी यही वजह है कि हम ठंड के मौसम में इतनी लापरवाही कर रहे हैं। जहाँ लोग कंबल से नहीं निकलते, वहाँ हमारा ये पतला सा कंबल। बेटा सर्दी तो बस 1-2 महीने की ही होती है, अब 1-2 महीने के लिए पैसे क्या फूकना। माँ 1-2 महीने में ही तबीयत खराब हो सकती है, इतनी लापरवाही करने का क्या फायदा। आज को हम पैसे तो बचा लेंगे, लेकिन कल को यही 2-4 पैसे दवाई के लिए लग जाएंगे। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि हम एक अच्छा सा कंबल ले लेते हैं, कम से कम वो गर्म तो होगा ना। तुझे अभी थोड़े दिन पहले ही समझाया था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें पैसे जमा करने चाहिए, और तू फिर सब भूल गई और तेरी सुई फिर कंबल पर आकर रुक गई। ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ मैं, लेकिन आगे जाकर हमें ही परेशानी होनी है, इसलिए मैं अभी समझा रही हूँ। मेरी बात मान लीजिए, तबीयत से ज्यादा जरूरी इस समय कुछ भी नहीं है। बेटा देख, अभी हम अच्छा सा कंबल लेंगे, और तुझे पता है सर्दी बस ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की होती है, उसके बाद तो हल्की फुल्की से रह जाती है। 1 महीने की सर्दी के लिए इतने पैसे खर्च करना ठीक नहीं है। मैं समझा ही क्यों रही हूँ आपको, आपको तो समझना ही नहीं है, करना वही है जो आपका मन होगा। मेरी एक बात मान लो, मैं काम पर जा रही हूँ, आप आराम करना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना। ठीक है, तू मेरी इतनी बात मान रही है तो मैं भी तेरी एक बात मान ही लेती हूँ। गीता इस बार भी अंजू को समझाकर शांत कर देती है, लेकिन अंजू को समझ आ गया था कि कंबल लेना कितना जरूरी है, क्योंकि बाहर इतनी सर्दी पड़ रही थी कि लोगों के शरीर अकड़ रहे थे, तो इनके पास था ही क्या जो ये लोग सर्दी से खुद को बचा ले। 1-2 दिन तक तो ऐसे ही चलता है। अगले दिन अंजू काम के लिए जा रही थी, तभी उसे एक दुकान पर पुराने कंबल बेचता हुआ आदमी नजर आता है। अंजू उसके पास जाती है और आदमी से जाकर कहती है, भाई साहब ये कंबल पुराने से लग रहे हैं, आपके पास इतने पुराने कंबल देखने में तो ठीक ही लग रहे हैं। हाँ बहन जी, ये कंबल पुराने जरूर हैं, लेकिन अभी भी काफी गर्म रखते हैं। बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं ना कोठी वाले, उनका क्या है, वो 1-2 साल ही इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके काम का थोड़ी होता है। क्या 1-2 साल इस्तेमाल करने से ये इतने अच्छे कंबल उनके इस्तेमाल के नहीं होते हैं? यहाँ तो हम पता नहीं कितने सालों एक ही कंबल को इस्तेमाल करते रहते हैं। बहन जी गरीब के घर एक ही कंबल हो वो भी बहुत बड़ी बात है। अब गरीब लोग अपनी तुलना अमीरों से थोड़ी कर सकते हैं, गरीबों को तो उनमें ही गुजारा करना होता है जो उनके पास होता है। हाँ बात तो आप सही बोल रहे हैं। वैसे ये कंबल कितने में दे रहे हैं आप? देखिए जो साइड में रखे हैं ये 500 के हैं और ये मोटे वाले कंबल 1000 के हैं। बताओ आपको कौन सा वाला कंबल चाहिए, मैं भी देता हूँ आपको। 1000 रुपए तो होंगे ही, क्योंकि मैंने वो बचा रखे थे, और पुराना ही सही लेकिन कंबल तो है, ठंड को रोकने के काम तो आएगा ही। ले ही लेती हूँ कंबल, दिखने में भी ठीक ही लग रहा है। क्या हुआ बहन जी, बताओ तो, लेना है या गप्पे लगा नहीं आई हो? हाँ लेना है, ये 1000 वाला दे दो भाई साहब। ठीक है अभी दे देता हूँ। अंजू वहाँ से कंबल लेकर चली जाती है और घर जाकर वो कंबल अपनी माँ को दिखाने के लिए बुलाती है, लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती, क्योंकि गीता बाहर राशन लेने गई थी, जहाँ रास्ते में उससे एक औरत टकरा जाती है, जिस पर गीता उस औरत को रोकते हुए बोलती है, अरे बहन जी,
इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? थोड़ा देख कर चलो, रास्ते में और भी लोग हैं। और लोगों को देखने लगी तो कंबल बांटने वाला जो आया है इतने में चला भी जाएगा। क्या कंबल बांटने वाला कहाँ आया है? पास में ही एक मंदिर है ना, वहीं पर कुछ अमीर लोग आए हैं। हर साल कंबल बांटते हैं, इस साल भी बांट रहे हैं। आप यहाँ मेरा समय खराब मत करो, वैसे ही मुझे बहुत देर हो रही है। कंबल बांटने वाला है, फिर तो मुझे भी जाना चाहिए। हम गरीबों के पास यहाँ कुछ नहीं है, एक कंबल मिल जाए तो हमारी सर्दी निकल जाएगी। गीता उस औरत की बात को सुनकर भागते हुए कंबल लेने जाती है। वहाँ काफी भीड़ थी, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ में गीता को कंबल मिल जाता है। गीता कंबल पाकर बहुत खुश थी। वो कंबल लेकर घर आती है और अपनी बेटी अंजू को दिखाते हुए गीता कहती है, बेटा ये देख, तू बोल रही थी ना कंबल लेना चाहिए, पर मिल गया कंबल। अब तो खुश है ना तू? माँ, आप कहाँ से कंबल ले आई? कुछ अमीर लोग कंबल बांट रहे थे तो वहाँ काफी भीड़ थी, मैंने भी वहीं से लिया है। ये पीछे क्या है? तू भी कंबल लाई है क्या वहीं से? नहीं माँ, मैं तो खरीद कर लाई हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करो, ज्यादा पैसे नहीं लगे, क्योंकि ये इस्तेमाल किया हुआ कंबल है, इसलिए ज्यादा महंगा नहीं था, तभी तो मैंने लिया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। जहाँ हम गरीबों के पास एक कंबल नहीं था, वहाँ अब 2-2 कंबल हैं। भगवान का शुक्र है, अब हमारी सर्दियाँ अच्छे से निकल जाएंगी। हाँ माँ, लगता है भगवान भी यही चाहता है कि हम इस कड़ाके की सर्दी में ठिठुरते ना रहे, तभी तो हमें कंबल लेने के रास्ते दिखाए। और देखो, कंबल मिल भी गए, वो भी 2-2। जिस कंबल के लिए दोनों माँ बेटी तरस रहे थे, अब उनके पास 2 कंबल थे और उन दोनों कंबल से दोनों माँ बेटी की सर्दियाँ काफी अच्छे से निकलती है और आखिरकार गरीब के घर में कंबल आ ही जाता है।